हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 12 के पार्ट 5 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट का बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है अब तक जितना हमने किया है वो आप अच्छे से कर चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 करने से पहले हम पार्ट 4 में क्या किया है एक बार उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने पार्ट 4 में कार्य, आयु और जेंडर, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों संबंधी मुद्दे और सरकार के क्या सरोकार और प्रयास हैं ये हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ, दृष्टिकोण, जीवन कौशल, कार्य जीवन की गुणवत्ता, उसके लिए आवश्यक जीवन कौशल, कार्य नैतिकता, श्रम का महत्व, निष्पादन, रचनात्मकता, नवाचार, रोजगार संतुष्टि, उत्पादकता, समय प्रबंधन और बहुकार्यता। साथ ही साथ कार्य परिवेश, व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य और खतरे के सूचक, सुकार्य की एवं उद्यमिता। ये सारे टॉपिक जो बचे हुए हैं इस चैप्टर के, ये हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक कार्य कर रहा हो, जैसा उसकी सोच होती है, जैसा उसका दृष्टिकोण होता है, उसी तरह से उस कार्य में उसका वातावरण या उसकी सफलता या उसका आउटकम निर्धारित हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कार्य करते समय वो उसका आनंद लेते हैं, अपनी उन आने वाली चुनौतियों की प्रतीक्षा करते हैं, और कठिन कार्य आते हैं तो उनको दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो सोच है वो सकारात्मक है। और इसके विपरीत जो लोग अपने कार्य को अनावश्यक रूप से दूसरों से तुलना करने में अपना समय गंवाते हैं और असंतुष्ट रहकर अपना कार्य करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये कार्य सिर्फ निपटाना है, तो उनका दृष्टिकोण या उनका नज़रिया नकारात्मक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में कार्य का जीवन जो है उत्साहहीन हो जाता है, जबकि जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उनके कार्य जीवन की गुणवत्ता अच्छी होती है और वे अपनी गुणवत्ता को लगातार बढ़ाने में सक्षम होते हैं। अब ये नज़रिया है, ये उसके कार्य जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है। गुणवत्ता को, कार्य जीवन की गुणवत्ता को हम संक्षेप में QWL, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी कहते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कार्य के अंदर आपकी संतुष्टि है कि नहीं है, सहकर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, कार्य के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, कार्य में आपको उपलब्धि है महसूस होती है या नहीं, उन्नति के अवसर आपको मिलते हैं क्या, आपको सीखने, नई नई चीज़ों को सीखने और चुनौतियों को स्वीकार करने के अवसर मिलते हैं कि नहीं। अगर ये सब मिलता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य जीवन की गुणवत्ता अच्छी है। अब अगर अपने कार्य जीवन की गुणवत्ता को अच्छा बनाना हो तो क्या किया जाए? आसपास का कार्य वातावरण सकारात्मक होना चाहिए, प्रेरणात्मक वातावरण और सहयोग की भावना होनी चाहिए, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, टीम के रूप में कार्य करें, उत्तरदायित्व समझें, सुरुचिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों की तरफ हाथ बढ़ाएं, और आपका कार्यस्थल भी सुरक्षित और आकर्षक होना चाहिए। तकनीकी कौशल आपकी कार्यक्षमता को सुनिश्चित करेगा। इसका अर्थ ये है कि समय समय पर अपनी तकनीकी कौशल को बढ़ाते रहें, योग्यता अनुसार कार्य अवश्य करें, और जो आपके प्रबंधक हैं वो आपको प्रतिपुष्टि, यानी कि आपका कैसा कार्य किया उसके प्रति आपका फीडबैक दें, प्रोत्साहन और प्रशंसा दें, और आपके अधिकारों की रक्षा करें, और साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने के लगातार अवसर प्राप्त हो। तो इस तरह का कार्य परिवेश गुणवत्ता परिवेश बन जाता है, और इसको गुणवत्तापूर्वक बनाने में कार्य क्षेत्र के जो प्रबंधक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कार्य प्रबंधक हैं उनको इन सब आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक स्वस्थ कार्य परिवेश का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो खुश होकर कार्य करें और उत्पादन क्षमता बढ़े और कार्य एफिशिएंसी से हो।
अब है कि अगर कार्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है तो व्यक्ति में स्वयं में भी कुछ कौशल होने चाहिए, यानी कि स्किल्स होने चाहिए। उनको हम जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स कहते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ कार्य जीवन की गुणवत्ता के लिए ही आवश्यक नहीं है बच्चों, ये हमारे सामान्य जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। जैसे आपके सामने स्लाइड पे लिखे हुए हैं स्व जागरूकता। स्व जागरूकता का मतलब है, अगर हम इंग्लिश का इसका शब्द यूज़ करें तो वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपनी कार्य करने की शैली, अपना कार्य संतोष, उसके बारे में पता होना चाहिए। वो अपनी शक्तियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ है दूसरे सामने वाले व्यक्ति के साथ आपका विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट होना चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं उसको आप बहुत आसानी से और अच्छे सब शब्दों के साथ कह पाएँ और सामने वाला व्यक्ति उनको उसी रूप में समझ पाए, ये एक संप्रेषण योग्यता है। तो ये एक व्यक्ति में होनी बहुत आवश्यक है। निर्णय लेना, आप सभी समझते होंगे कि निर्णय लेना कितना आवश्यक है अपने जीवन में। तो जीवन सिर्फ आपके निजी जीवन में ही नहीं, कार्य क्षेत्र की जीवन में भी निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है आप कुछ नया सोच पाएँ। आपके सामने जो परिस्थितियाँ हो, उन परिस्थितियों में से आप एक अद्भुत अलग सोच रख सकें, कल्पना करके, कल्पनाशील हों आप, चिंतनशील हों और आपके सामने जो परिस्थितियाँ हैं उनको एक नई और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएँ और सोच पाएँ। मनोभावों से जूझना, मनोभावों से जूझने का अर्थ है, देखिए व्यक्ति के अंदर अलग अलग समय बहुत सारी संवेदनाएं जन्म लेती हैं। बहुत सारी, कई बार हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार चल रहे होते हैं या किसी की बात सुनकर हमारे अंदर कुछ मनोभाव उत्पन्न होते हैं तीव्र गति से। जैसे आपके अधिकारी की बात सुन के आपको गुस्सा आ रहा है, कि या किसी अपने साथी से आपका कुछ मनमुटाव हो गया है और आपको उस पर ईर्ष्या या क्रोध की भावना आ रही है। उस वक्त आप उससे कैसे जूझते हैं, आप उसे कैसे काबू में करते हैं, नियंत्रण में करते हैं, रिएक्शन ना देके रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये आपकी मनोभावों से जूझने का कौशल है। परानुभूति, परानुभूति के लिए हम एम्पैथी वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, जिसका अर्थ है आपके साथ ही आपके सामने वाले व्यक्ति में किसी घटना विशेष का क्या असर हो रहा होगा या वो आपकी बात सुन के क्या महसूस कर रहा होगा, यानी कि दूसरे के भावों को, मनोभावों को महसूस करना। अंतर्व्यक्तिक संबंध, अंतर्व्यक्तिक संबंध का अर्थ है हमारे साथियों से, अधिकारियों से और अपने आसपास काम करने वाले सभी लोगों से हमारे संबंध कैसे हैं, कैसे होने चाहिए। जीवन कौशल है तो अच्छे और मधुर संबंध होने चाहिए। समस्या सुलझाने की योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ ये नहीं है कि आलोचना करना है, उसका अर्थ ये है कि किसी भी घटनाक्रम का, किसी कोई भी आपके सामने क्रिया है, उसके पक्ष विपक्ष को आप अच्छे से एनालाइज करके समझ सकें। और तनाव से जूझना, कार्य है तो तनाव भी होगा, बहुत बार वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में भी तनाव होता है, तो उसको अच्छे से जूझ पाए इंसान, उससे पार पा पाए। ये सभी कार्य जीवन के लिए आवश्यक जीवन कौशल हैं। अब इन जीवन कौशलों का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? ये जीवन कौशल नकारात्मक व्यवहार की रोकथाम करने के लिए आवश्यक भी है और उसमें सफल भी है। यानी कि व्यक्ति की जो सोच है, उसका व्यवहार है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो पाए, नेगेटिव ना हो, इसके लिए आवश्यक है जीवन कौशल। अगर हम फर्स्ट स्टेप से देखें तो हमारा ज्ञान, हमारी अभिवृत्तियाँ, यानी कि हम कैसे सोचते हैं, और हमारे मूल्य, जीवन मूल्य, यानी किन चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ये सभी हमारे जीवन कौशलों का निर्माण करते हैं। और साथ में जीवन, यानी कि ये सभी और साथ में जीवन कौशल, ये सब मिलकर, ये दोनों मिलकर हमारी योग्यता और हमारा व्यवहार बनाते हैं। यानी कि जीवन कौशल, हमारी अभिवृत्तियाँ, ज्ञान, हमारे मूल्य, ये सभी हमारा योग्यता और व्यवहार को बनाते हैं। हमारी योग्यता और व्यवहार हमारे
सकारात्मक स्वास्थ्य को जन्म देती है। यानी कि अगर हमारे अंदर जीवन कौशल हो, हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक हो और हम अच्छी चीज़ों को मूल्य देते हो, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो सकारात्मक होगा। और हमारा सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि हमारी अच्छी सोच ही हमें नकारात्मक होने से रोकेगी। अब अगला पॉइंट आता है स्वयं का जीवन कैसे सुधारें। स्वयं का जीवन कैसे सुधारें का अर्थ है अपने निजी जीवन और अपने कार्य क्षेत्र के जीवन में हम क्या क्या चीज़ों को सीखें कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, इसके लिए पहला पॉइंट है समस्त प्रगतिशील प्रवृत्ति विकसित करें। ये स्वस्थ शब्द होना था, स्वस्थ प्रगतिशील प्रवृत्ति विकसित करें। स्वस्थ प्रगतिशील प्रवृत्ति का अर्थ ये है कि अपने शरीर, मस्तिष्क और प्रवृत्ति का ध्यान रखें। आपके विचार अच्छे हों, आपका आहार पौष्टिक हो, आप अपने शरीर के लिए उचित व्यायाम का ध्यान रखें, नींद का ध्यान रखें। यानी कि आपकी कार्यशैली जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो स्वस्थ हो, तो आप आराम से अपनी चुनौतियों और दबावों का सामना कर पाएंगे। परानुभूतिशील और सहानुभूतिपूर्ण बने। परानुभूतिशील का अर्थ आपने थोड़ी देर पहले कहा था एम्पैथी, और सहानुभूति का अर्थ है कि सामने वाले व्यक्ति की स्थितियों से सहानुभूति रखें, यानी कि दया भाव रखें। आपके सामने वाले व्यक्ति में, आपके साथी में वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको आप महसूस करें, तो ये एम्पैथी है। और उसकी परिस्थितियों के प्रति आप दया भाव रखें, मददगार बने, तो ये सहानुभूति है। तो एक अच्छे व्यक्ति में ये अवश्य होनी चाहिए। निष्ठावान, वचनबद्ध और नीतिपरक व्यवहार करें। यानी आप अपने काम में निष्ठावान बने, पूरी लगन से काम करें, जो आप कहें उस तरह से आप करके दिखाएं। और आपका व्यवहार नीतिपरक होना चाहिए, यानी कि मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। टीम में काम करना आपको आना चाहिए। प्रतिसंवेदी बने, प्रतिक्रियाशील नहीं। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है, सपोज आपका कोई अधिकारी, आपका कोई साथी उससे में या किसी ऐसे पॉइंट पे कुछ ऐसी बात कह दे जो आपको अच्छी नहीं लगे या आपको अनुचित नहीं लगती, तो तुरंत उसका रिएक्शन ना दें, प्रतिक्रिया ना दें, और सोच समझकर उसका जवाब दें या कार्य करके दिखाएं। कई बार होता है कि हमें उसी वक्त तुरंत बोलना हमारे लिए ठीक नहीं होता। अगर हम उस क्षण के लिए चुप हो जाते हैं तो हमारे लिए हमें सोचने का समय मिल जाता है और हम ज़्यादा उचित जवाब दे पाते हैं। जीवन कौशल विकसित करें, जो भी हमने पीछे पढ़े थे। सकारात्मक नागरिक बने और ज़रूर ही दूसरों की उपलब्धियों की प्रशंसा करें और उन्हें उनका श्रेय दें। आप भी बदले में यही पाएंगे, ये पक्का है। और अपने जीवन के अनुभवों से सीखें और अपने जो आप सीखते हैं उसको अपने व्यवहार में लाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल। कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमें आने चाहिए। उत्पादकतापूर्ण कार्य, यानी कि जो हमारा कार्य है वो महत्व वाला हो, उसमें कुछ ना कुछ उत्पादकता ज़रूर होनी चाहिए। ज्ञान हो, कौशल हो, प्रवीणता हो, ये सब हमारे काम में झलकना चाहिए। उत्साह होना चाहिए, जोश, गतिशीलता, इन सब से प्रभाव पड़ता है। अपनापन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनापन महसूस करेंगे तो आपका कार्य उत्पादक ही होगा। प्रभावी ढंग से सीखना, सीखिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए। जैसी आवश्यकता है समय के हिसाब से उसे सीख लीजिए। स्पष्ट संप्रेषण, कम्युनिकेशन के बारे में मिलजुल कर कार्य करना, ये हम दोनों बातें पहले भी कर चुके हैं। विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच, ये फिर से एक शब्द यहाँ पे गलत हो गया है। विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच शब्द है यहाँ पे, मुझे उम्मीद है आप इसे करेक्ट कर लेंगे। तो व्यक्ति की जो सोच है वो कुछ नया करने की, कुछ सृजन करने की होनी चाहिए। विवेचना का मतलब है आप किसी घटनाक्रम को, किसी प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से, स्टेप द स्टेप उसको समझ सकें, ये आपके अंदर उसका मूल्यांकन कर सकें, ये आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अन्य अपेक्षित कौशल है एकाग्रता, सतर्कता, सूझबूझ, व्यवहार कुशलता, बहुत सारे कार्य एक साथ करने की योग्यता, जिसे हम मल्टी टैलेंटेड
कहते हैं दूसरों से कार्य कैसे करवाया जाए, काम को कैसे सौंपें, क्योंकि आप सारा काम स्वयं नहीं कर सकते। आपकी पूर्व सोच, आपका दृष्टिकोण, यानी कि क्या होने वाला है उसके बारे में आप सोच पाएँ, पूर्व अनुमान कर पाएँ, और आपका दृष्टिकोण, ये सब मिलकर आपके सॉफ्ट स्किल बनते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम आते हैं। अब हम इसके कुछ पुनरावलोकन प्रश्न हमने लिखे हुए हैं। अभी तक हमने जो स्लाइड्स में किया है उस पर आधारित ये प्रश्न हैं। कार्य के प्रति दृष्टिकोण और मनोवृत्ति व्यक्ति के निजी और व्यावसायिक जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं। व्यवसाय की लिखा है, ये व्यावसायिक है ये शब्द, जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। कार्य जीवन की गुणवत्ता के मापदंड कौन कौन से हैं, यानी कौन से गुणवत्ता के कौन कौन सी चीज़ें उसमें नज़र आनी चाहिए। कार्य जीवन के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, और कार्यस्थल के परिवेश को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं आप, यानी कि आप वो सुझाव दीजिए जिनसे कार्यस्थल के परिवेश को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। अपना स्वयं का जीवन सुधारने के लिए किन प्रवृत्तियों को विकसित करना आवश्यक है। अभी तक हमने जो किया है उस पर आधारित ये प्रश्न है जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और इनके जवाब लिखने कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। हमने हर एक स्लाइड में हम इन एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है कार्य नैतिकता और श्रम का महत्व। बच्चों, इस वाली वीडियो को करते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी करके अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं, और अब जब ये सब टॉपिक्स हैं तो हमें इन सबको एक बार डिस्कस तो करना ही है। तो कार्य नैतिकता और श्रम का महत्व। विश्व स्तरीय मानवाधिकार घोषणा पत्र ये बताता है कि सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान और अधिकारों में बराबर होते हैं। अपने कार्य के छोटे या बड़े भाग द्वारा समाज की भलाई में हर व्यक्ति योगदान देता है, और सभी परिस्थितियों में नैतिकता और सम्मान का सामान्य नियम लागू होता है। कहने का यहाँ पे अभिप्राय ये है कि व्यक्ति कार्य कुछ भी करता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई और उसका सबॉर्डिनेट हो, यानी कि उसके नीचे कार्य करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी स्तर पे हम कार्य करते हों, हमारे साथ लोग कार्य करते हों, वे सभी अपने अपने कार्यों से उस समाज, उस देश, उस राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे रहे होते हैं। तो उन सभी का सम्मान करना आवश्यक है। इसी को हम श्रम का महत्व समझना कहते हैं, और यही हमारी नैतिकता भी है। यानी कि जहाँ पे भी, जिस भी स्तर पे हम कार्य करें, कुछ नैतिकता के मापदंड हमेशा हर इंसान पर लागू होते हैं। जैसे डॉक्टर है तो वो किन परिस्थितियों में काम करेगा और क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या मूल्यों का उसे ध्यान रखना है, अनुपालन करना है, वो एक पहले से निर्धारित है। ये भी सामान्यतः निर्धारित होता है। यहाँ पे एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि व्यक्ति जो कुछ करता है उसे उस पर गर्व होता है, और होना भी चाहिए। जैसे अब्राहम लिंकन एक गरीब किसान का बेटा था, और वो अपनी उन्नति कर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। महात्मा गांधी भी श्रम की महत्ता के बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हैं। वो अपने आश्रम में खुद झाड़ू लगाते थे, साफ सफाई भी खुद करते थे, और ये मैला ढोने की प्रथा का निवारण करने की उन्होंने ही ठानी थी। उन्होंने कभी इन कामों को छोटा नहीं समझा, कभी अपमान का अनुभव नहीं करा। जिन्हें कुछ लोग निम्न श्रेणी का कार्य समझते थे, वे उन्हें अपने लिए सम्मान की बात समझते थे, और दूसरों को श्रम का महत्व बताने के लिए वे अपना शौचालय तक स्वयं साफ करते थे। तो इस संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए बच्चों कि जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे मूल्यों और नैतिकता के आधार पर आंकना चाहिए। 6 महत्वपूर्ण मूल्य हैं: सेवा, सामाजिक न्याय, लोगों की मान मर्यादा, उपयोगिता, मानव संबंधों का महत्व और ईमानदारी। ये सभी को सब समय याद रखने चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों निष्पादन, रचनात्मकता एवं नवाचार।
निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर आपको कोई कार्य दिया जाए करने को और आप उस कार्य को पूरा कर लें तो उस हम कहेंगे कि आपने वो कार्य परफॉर्म कर दिया, यानी कि निष्पादन कर दिया उसका, यानी अपने कार्य को पूरा कर दिया। इसे विभिन्न मापदंडों की कसौटी पर भी परखा जाता है, यानी कि जैसे आपने उस कार्य को पूरा करने में कितने संसाधनों का उपयोग किया, कितनी उसमें लागत आई, कितना उसे समय लगा उसको पूरा करने में, ये सभी भी उसके निष्पादन में आते हैं। अब है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। रचनात्मकता का अर्थ है सामान्य और विदित को एक नई, अनोखी और मौलिक में बदलने की योग्यता, यानी कि जो आपको सामने नज़र आ रहा है उसमें से आप कुछ नया करके दिखा दें, जिसके बारे में सबको पता है उससे कुछ हटकर कुछ अलग आप उसको बदल पाएँ, जो सर्वथा आपका विचार हो, आपकी आय के अनोखा हो और औरों से हटकर हो और सोचने वाले व्यक्ति का स्वयं का हो, तो हम कहेंगे कि ये रचनात्मक कार्य किया है। रचनात्मक सोच और रचनात्मक कौशल सीमा के आगे सोचने और वर्तमान विचारों द्वारा नवाचार करने की योग्यता है, उसकी क्षमता है। नवाचार या इनोवेशन, अब इसका अर्थ है प्रचलित से हटकर कुछ नया करना एवं नए विचारों को प्रभावी और सफलतापूर्वक ढंग से उपयोग में लाना। इसका अर्थ ये है कि जो आप देखते हैं उससे नया कुछ खोजना, वो नया है, वो नवाचार है, वो इनोवेशन है। यानी कि जैसा प्रचलित चला आ रहा है उसको छोड़कर कोई नया कार्य शुरू किया जाए जो उस कार्य को या उस कार्य की जो एफिशिएंसी है उसको बहुत अधिक बढ़ा दे। अभी तक हमने बात की निष्पादन, रचनात्मकता एवं नवाचार की। अब हम बात करते हैं रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जाए और साथ में रोजगार संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए। रचनात्मकता को बढ़ाने के कुछ पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव करना किसी चीज़ को हमें अच्छे से समझने में मदद करता है, तो साथ ही हमें ये उस चीज़ की और कल्पना करने के लिए भी आवश्यक अनुभव देता है। खेल खेलना, पहेलियों का हल निकालना, उपजीविका, ललित कलाएं यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और आर्ट से रिलेटेड दूसरी विधाएं, पढ़ना, लिखना, विचार मंथन करना, अपनी अनुभूतियों को समझना, यानी कि जो आपको अनुभव हो रहा है उन सब को समझना, प्रश्न पूछना, चिंतन और कल्पना करना, ये यहाँ तक कि सपनों में खो जाना भी एक क्रिएटिव होने का एक तरीका है, या ये जो बच्चे कल्पना में खोए रहते हैं वो क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, वो अपने ही सपनों में खोए रहते थे, यहाँ इतने खोए रहते थे कि यहाँ तक कि अपने टीचर की बातों का जवाब भी नहीं देते थे, अपने घर वालों से भी अलग अलूफ रहते थे, और वो बाद में जाके क्या बने वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन क्रिएटिव होने में क्या क्या चीज़ें बाधा बनकर आ सकती हैं, ये सब जो कार्य, जो एक्टिविटीज़ अभी हमने पढ़ी, इनके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें क्रिएटिव होने से रोकती हैं। स्व हतोत्साहित होना, खुद ही अपने ही अंदर मोटिवेशन ना होना, डरने का, असफल होने का भय भी हमें रचनात्मक होने से रोकता। कई बार हम सोचते हैं, नए नए आइडिया आते हैं कि यार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर हम ये सोच कर कि असफल ना हो जाए उसको एक मूर्त रूप नहीं दे पाते। इसके अलावा आलोचना का भय, लोगों के द्वारा आलोचना का भय, अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास न करना, और दूसरा कार्य को करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वो हमें ना हो, देखने समझने की कमी हो, पूर्वाग्रही होना। पूर्वाग्रही होने का मतलब है कि जो हम सुनते देखते आ रहे हैं उसी को मान के उसी पे चलना। निष्क्रियता होना, भीड़ का एक अंग होना सरल है, निष्क्रिय होना सरल है बजाय कि कुछ अलग करने के। और बंधनयुक्त परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं विद्यालय में या घर में, जो किसी व्यक्ति को रचनात्मक होने से रोक सकती हैं। नीचे एक वाक्य दिया हुआ है बच्चों, मानव मन एक पैराशूट की भांति है, ये खुला रहने पर ही कार्य करता है। कहने का अभिप्राय ये है, जैसे पैराशूट का असली कार्य तभी हो पाता है जब उसे खोला जाता है, तो मानव का मन भी उसी तरह है।
अब हमारे पास है रोज़गार संतुष्टि। रोज़गार संतुष्टि जैसा नाम से पता चल रहा है, इसका अर्थ है जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें संतुष्टि की भावना प्राप्त होना। ये एक अंदर से उपजी एक भावना है जो हमारे कार्य परिणाम से जुड़ी हुई होती है। जो हम काम करना चाहते हैं उसको हम कर पाते हैं और हमें जो प्राप्त होता है वो हमें संतुष्टि देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे रोज़गार में हम संतुष्टि प्राप्त कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने रोज़गार में संतुष्टि प्राप्त करते हैं वो अवश्य ही आत्मसंतोषी होते हैं। आत्मविश्वास उनका ज़्यादा होता है, संतोषी होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उन्हें अपने काम पर जाने की इच्छा होती है। बच्चों, पार्ट 5 का वीडियो अगले पार्ट में भी जारी रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।